प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे होंगे। प्यारे भैया, आज हम इंग्लिश में वर्ब को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले एक क्लास में मैंने आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब इसके बारे में बताया था। आज मेरे भैया, आज हम बात करेंगे वर्ब की ही। तो मैंने आपको बताया था वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है। वर्ब हमारी दो प्रकार की, फाइनाइट वर्ब और ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो भैया मेरे, वर्ब हमारी दो प्रकार की, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बहरहाल मैं आपको फाइनाइट बता चुका हूं क्या है, फिर भी जान लेते हैं। देखिए भैया मेरे, फाइनाइट वर्ब, अच्छा हमको पढ़ना फाइनाइट वर्ब ही है, नॉन फाइनाइट की बात आपसे करूंगा नहीं अभी। देखिए भैया, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ऐसी क्रियाएं या वो वर्ब जो वाक्य में सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार अपने आप को बदल लें, उसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे मैंने लिखा सी वांट्स अ बुक, या मैं लिख दूं दे वांट अ बुक, या मैं लिख दूं सी वांटेड अ बुक। तो देखिए मेरे भैया, मैं कह रहा हूं वो क्रियाएं जो अपने आप को सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार बदल लें, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे देखिए भैया मेरे सी था, तो सी के अनुसार क्या आया हमारा? वांट्स। दे था, तो दे के अनुसार क्या आया भैया मेरे? वांट। और देखिए यहां टेंस बदल गया तो क्या हो गया? वांटेड। इसका मतलब मेरे भैया, जो क्रियाएं अपने आप को सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार बदल लेती हैं, उन्हीं को मेरे भैया हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक, यानी कि वो क्रियाएं जो अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल लें, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है भैया? देखिए मेरे भैया, नॉन फाइनाइट वर्ब वर्ब होती हैं, मगर ये वर्ब का काम नहीं करती हैं। कहने का सेंस ये है कि नॉन फाइनाइट वर्ब वर्ब होते हुए भी काम करती है नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब वर्ब होती हैं, मगर वर्ब का काम नहीं करती हैं। काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ठीक है, तो आज हम बहरहाल फाइनाइट वर्ब के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं मेरे भैया फाइनाइट वर्ब। देखिए, अगर मैं फाइनाइट वर्ब की बात करूं, तो फाइनाइट वर्ब मेरे भैया दो प्रकार की, एक हमारी मेन वर्ब और दूसरी हमारी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मैं भैया मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेन वर्ब हमारी तीन प्रकार की, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग। इसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं ऑलरेडी। आज मैं आपसे बात करूंगा किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। तो मेरे भैया, अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं आपसे, तो भैया मेरे हेल्पिंग वर्ब भी हमारी तीन प्रकार की होती हैं। पहली हमारी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी हमारी होती है मेरे भैया मॉडल ऑक्सिलरी, और तीसरी मेरे भैया होती है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, सेमी मॉडल्स। ठीक भैया, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी ये तीन प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। आज मैं इन्हीं के बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो आइए इनको देखते हैं मेरे भैया। चलिए इनको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मेरे भैया
मैं आपसे हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब हमारी 3 प्रकार की ना मेरे भैया। पहली हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी और तीसरी मेरे भैया हमारी सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी की मेरे भैया अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी फिर 3 प्रकार की, डू फॉर्म, बी फॉर्म और मेरे भैया हैव फॉर्म। ठीक है, डू फॉर्म, बी फॉर्म और हैव फॉर्म। अगर मैं मॉडल ऑक्सिलरियों की बात करूं मेरे भैया तो मॉडल ऑक्सिलरियां हमारी होती हैं विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट। सेमी मॉडल्स की मेरे भैया बात करूं अगर मैं तो नीड, डेयर, यूज टू और आर्ट टू। ठीक मेरे भैया, आर्ट टू। तो देखिए मेरे भैया ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। सेमी मॉडल, अगर मैं मॉडल ऑक्सिलरियों की बात करूं आपसे तो विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट। सेमी मॉडल्स की बात करूं तो नीड, डेयर, यूज टू और आर्ट टू। ठीक, प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करूं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 प्रकार की, डू फॉर्म, बी फॉर्म, हैव फॉर्म। डू फॉर्म के अंतर्गत मेरे भैया आता है डू, डज, डिड। बी फॉर्म के अंतर्गत मेरे भैया आता है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। ठीक, हैव फॉर्म के अंतर्गत मेरे भैया आता है हैज, हैव, हैड। तो ये है हमारी कुल हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मेरे भैया हेल्पिंग वर्ब ये सभी हैं, मगर इनको 3 पार्ट में क्यों बांटा गया, इसके पीछे कारण है। दरअसल मेरे भैया ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये दरअसल ये हेल्पिंग वर्ब तो हैं, लेकिन इनकी एक क्वालिटी और है, ये वाक्य में मेन वर्ब का कार्य भी कर देती हैं। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब तो हैं, मगर साथ ही साथ ये मेन वर्ब का कार्य भी करती हैं। ठीक है, दोहरा काम करती हैं ये। ठीक, अब देखिए किसी भी हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करना। किसी भी हेल्पिंग वर्ब का काम होता है किसी मेन वर्ब को सपोर्ट करना। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब जब कभी भी आए तो उसके बाद मेन वर्ब आना ही चाहिए। ठीक, लेकिन ये जितनी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, डू फॉर्म, बी फॉर्म, हैव फॉर्म, ये मेरे भैया हेल्पिंग वर्ब तो हैं, लेकिन ये खुद ही वाक्य में मेन वर्ब भी बन जाती हैं। मतलब अगर इनके बाद वाक्य में कोई मेन वर्ब आए तब तो ये हेल्पिंग वर्ब हैं, अगर ये अकेले आ जाएं तो ये खुद ही मेन वर्ब हैं। समझ पा रहे हैं? ये मॉडल ऑक्सिलरियां, देखिए मॉडल ऑक्सिलरियां कभी भी वाक्य में मेन वर्ब का कार्य नहीं करती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब ही रहेंगी। ठीक, और रही बात सेमी मॉडल ऑक्सिलरियों की, तो सेमी मॉडल ऑक्सिलरियां भी कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करती हैं। हाँ, अब फिर इनको इससे अलग क्यों किया गया?
इसका कारण मेरे भैया ये है, ये कभी कभी किसी परिस्थितियों में मेन वर्ब का काम करती हैं, ठीक है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, ठीक। मगर ये प्राइमरी ऑक्सिलरियां ये तो जब कभी भी वाक्य में अकेले आएंगी तो खुद ही मेन वर्ब होंगी, ठीक। पर मॉडल ऑक्सिलरियां कभी भी वाक्य में अकेले नहीं आ सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इनके बाद मेन वर्ब आएगा ही आएगा। सेमी मॉडल्स भी इसी तरह हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, मेन वर्ब लेंगी ही लेंगी अपने बाद, लेकिन कभी कभी कुछ खास परिस्थितियों में ये मेन वर्ब बन जाती हैं, उनमें भी नीड और डेयर। खैर, ये मॉडल ऑक्सिलरियों के बारे में हम जानेंगे जब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। तो अगर मैं हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांट दूं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, इस सेमी मॉडल को इसी के अंतर्गत रख लूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरियों में ये अंतर है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का कार्य भी करती हैं, मगर ये मॉडल ऑक्सिलरियां मेन वर्ब का कार्य कभी भी करती नहीं है, ठीक है। हाँ, सेमी मॉडल्स करती हैं कुछ खास परिस्थितियों में, ये बात मैंने आपको बताई कई बार, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे विस्तार से जब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो इससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं मेरे भैया। वो निष्कर्ष ये है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरियां हैं ये प्योर सहायक क्रियाएं नहीं हैं, ये प्योर सहायक क्रियाएं नहीं हैं, ठीक। मगर ये जो मॉडल ऑक्सिलरियां हैं ये प्योर सहायक क्रियाएं हैं। भैया, सहायक क्रिया का मतलब क्या? सहायक क्रिया का मतलब होता है कि वो मेन वर्ब को सपोर्ट करे, खुद ही मेन वर्ब ना बन जाए, ठीक है, यही तो होता है। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरियां सहायक क्रियाएं तो हैं पर खुद भी मेन वर्ब बन जाती हैं, मगर मॉडल ऑक्सिलरियां ऐसा कभी करती नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मॉडल ऑक्सिलरियां हैं ये प्योर सहायक क्रियाएं हैं, मगर प्राइमरी ऑक्सिलरियां ये प्योर सहायक क्रियाएं नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आइए देखते हैं। ये तो आप समझ ही पाए होंगे। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जितना भी मेन वर्ब होता है, जितना भी मेन वर्ब होता है, किसी भी मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, किसी भी मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ठीक है। तो जितने भी बी फॉर्म आप, जितने भी ये प्राइमरी ऑक्सिलरियां हैं, इन सब के भी 5 फॉर्म हैं। इसका मतलब बड़ा साफ हो जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर ये वाक्य में अकेले आ जाएं तो ये खुद ही मेन वर्ब है ना मेरे भैया। तो अभी आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया वो ध्यान रखना, जो आपको प्राइमरी ऑक्सिलरियां मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह कार्य करती हैं। मॉडल ऑक्सिलरियां ये कभी भी वाक्य में मेन वर्ब की तरह कार्य नहीं करेंगी। सेमी मॉडल्स कुछ खास परिस्थितियों में मेन वर्ब का काम करती हैं, खास परिस्थितियों में, हमेशा नहीं, ठीक है। तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि जो मॉडल ऑक्सिलरियां हैं ये प्योर सहायक क्रियाएं हैं, पर जो प्राइमरी ऑक्सिलरियां हैं ये प्योर सहायक क्रियाएं नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये दोहरा काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी, मेन वर्ब का भी, ठीक है मेरे भैया। चलें आइए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे देखिए, अगर मैं लिख दूं ही हैज अ बुक, मैंने लिखा ही हैज अ बुक, फिर मैंने लिखा ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब देखिए भैया, ये हैज हमारा हैव का फॉर्म है, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज का प्रयोग किया हमने, ठीक बात है। लेकिन आप बताइए, इस वाक्य में ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, क्या और कोई वर्ब आई है क्या इसमें? नहीं आई है। इसका मतलब यही यहां पे क्या है, हमारी मेन वर्ब है। मगर इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ही हमारा क्या है,
सब्जेक्ट है, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और प्लेड हमारा मेन वर्ब है। तो मैं यही तो आपसे कह रहा था कि जितनी भी प्राइमरी ऑक्सिलरियां होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का कार्य भी करती हैं, ठीक। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरियां ऐसा कभी भी नहीं करती हैं। अगर मैं लिख दूं ही कैन वर्क, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भैया मेरे ये मॉडल ऑक्सिलरी है, प्योर हेल्पिंग वर्ब है ना। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए मेरे भैया मेन वर्ब। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, ही कैन डू वर्क, ही कैन डू, इसको पूरा कर देता हूं, ही कैन डू, ऐसे लिख देता हूं दैट वर्क, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि जितना भी हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है वो प्योर हेल्पिंग वर्ब है, वो कभी भी वाक्य में मेन वर्ब का कार्य कर ही नहीं सकता। मगर प्राइमरी ऑक्सिलरियां हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी हैं। अगर ये अकेले आ जाएं तो जान जाइएगा ये खुद ही मेन वर्ब हैं, ठीक है। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब आए तो फिर जान जाइए कि ये हेल्पिंग वर्ब है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात ये बता दूं, देखिए मैंने कहा कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरियां हैं, मैंने कहा ये जो मॉडल ऑक्सिलरियां हैं ये प्योर सहायक क्रियाएं हैं। मॉडल ऑक्सिलरियां सेमी मॉडल मैं साथ में ले लेता हूं। देखिए सेमी मॉडल्स कभी कभी मेन वर्ब का काम करती हैं, ठीक है, वो विशेष परिस्थितियों में। ये बात मैं आपसे कई बार रिपीट कर चुका हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मॉडल ऑक्सिलरियां हैं ये प्योर सहायक क्रियाएं हैं, ठीक है। तो फिर प्राइमरी ऑक्सिलरियों में और मॉडल ऑक्सिलरियों में क्या एक बड़ा अंतर क्या है? तो एक अंतर आप समझ लीजिए क्या है। ये जो मॉडल ऑक्सिलरियां हैं ये प्योर सहायक क्रियाएं हैं। तो ग्रामर के विद्वानों ने इनके लिए एक व्यवस्था ये बनाई कि अगर ये प्योर सहायक क्रियाएं हैं तो ये अपने साथ हमेशा प्योर फॉर्म ही लेंगी, ठीक है, मेन वर्ब का प्योर फॉर्म। ये बात समझिएगा ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि ये प्योर सहायक क्रियाएं हैं, ठीक है। तो इनके बाद अगर कोई मेन वर्ब आएगी तो मेन वर्ब का प्योर फॉर्म ही आएगा। अब ये प्योर फॉर्म क्या होता है मैं आपको बताता हूं भैया। देखिए जितना भी मेन वर्ब है सभी मेन वर्ब के 5 फॉर्म हैं। जितना भी मेन वर्ब है सभी वर्ब के 5 फॉर्म हैं, ठीक। जैसे अगर मैं लिख दूं प्ले, इसका सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड, फोर्थ फॉर्म हमारा प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म मेरे भैया क्या, प्लेज, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा सेकंड फॉर्म, ये हमारा थर्ड फॉर्म, ये हमारा फोर्थ फॉर्म और ये हमारा फिफ्थ फॉर्म। तो जितना भी मेन वर्ब है मेरे भैया सबकी 5 फॉर्म है। ये देखिए, तो मैं आपको कह क्या रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरियां हैं, जितनी भी, ये कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट, और यहीं पे मैं अगर सेमी मॉडल्स को भी लिख दूं तो नीड, डेयर, यूज टू और आर्ट टू। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये प्योर सहायक क्रियाएं हैं। अगर ये प्योर सहायक क्रियाएं हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि इनके लिए एक व्यवस्था ये बनाई गई भाषा में कि ये अपने साथ हमेशा मेन वर्ब का प्योर फॉर्म लेंगी। समझ पा रहे हैं? प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म क्या चीज होती है वो समझिएगा। देखो मेरे भैया, बात बड़ी सीधी सी ये है कि ये जो शब्द हैं, ये जो हमने लिखा है प्लेड, ये जो भी लिखा था अभी, है ना, देखिए जैसे मैंने लिखा था प्ले, प्लेड, प्लेड,
प्लेइंग, प्लेज। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा सेकंड फॉर्म, ये हमारा थर्ड फॉर्म, ये हमारा फोर्थ फॉर्म और ये हमारा फिफ्थ फॉर्म। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो मॉडल ऑक्सिलरियां होती हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरियां होती हैं, ये अपने साथ प्योर फॉर्म लेती हैं। किसी भी मेन वर्ब का, इनके बाद किसी भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? बेस फॉर्म आएगा। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म को ही बोलते हैं प्योर फॉर्म। अब ये बेस फॉर्म क्या चीज होती है? जैसे मेरे भैया आप बताओ, किसी भी वर्ब की, देखिए अंग्रेजी क्या है? भाषा है, तो पहले शब्दों का निर्माण हुआ होगा, पहले शब्द बनाए गए होंगे, उसके फॉर्म वार्म तो ये बाद में जरूरत पड़ने के अनुसार बनाए गए थे कि भाई इसका फर्स्ट फॉर्म प्ले हो जाएगा, सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग होगा, फिफ्थ फॉर्म प्लेज होगा। लेकिन ये फॉर्म तो कहीं बाद में बने होंगे। सबसे पहले तो अंग्रेजी किसी भी भाषा में सबसे पहले शब्दों का निर्माण होता है, तो सबसे पहले ये फॉर्म नहीं बने होंगे, सबसे पहले शब्द बना होगा। तो शब्द क्या बना होगा? शब्द बना होगा प्ले, ठीक है। और फिर जरूरत पड़ी तो इसी के कई रूप बना लिए गए। इसको कह दिया गया फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म। मगर ये सब बने कहां से? ये सब कहां से बने मेरे भैया? इसी प्ले से तो बने। तो दरअसल पहले ये प्ले शब्द रहा होगा, पहले शब्दों का निर्माण हुआ होगा, बाद में इसके फॉर्म का निर्माण हुआ होगा आवश्यकता के अनुसार। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो यानी कि बेस क्या है? बेस फॉर्म क्या है? बेस फॉर्म तो हमारा प्ले है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी है वो अपने साथ हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा? बेस फॉर्म लेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर किसी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ब का बेस फॉर्म अगर नहीं आया तो इसका मतलब वो सेंटेंस सरासर क्या है? गलत है, 101% गलत है, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको यह बताया कि जितना भी मेन वर्ब है, कितनी फॉर्म है उसकी? 5 फॉर्म। अच्छा, प्राइमरी ऑक्सिलरी को मैंने ये कहा कि ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। तो भैया अगर ये मेन वर्ब होते हैं तो फिर इनकी 5 फॉर्म होनी चाहिए, है ना? तो बिल्कुल होती भी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये है ना? तो जैसे हमने पढ़ा डू फॉर्म, तो देखिए हमारा बेस क्या था? बेस तो हमारी डू थी, ठीक है। अब डू से ही उसका फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस, जो टेंस क्या बताए? प्रेजेंट, क्या बना दिया गया मेरे भैया? डू। उसी का पास्ट टेंस यानी सेकेंड फॉर्म क्या बना दी गई? डिड। फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म क्या बन गई मेरे भैया? डन। फोर्थ फॉर्म क्या बन गई मेरे भैया? डूइंग। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ देते हैं तो वही कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। कहने का मतलब इनका प्रयोग भी होता है प्रेजेंट टेंस के लिए ही, मगर सब्जेक्ट क्या होगा इनके लिए? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। ये भी प्रेजेंट टेंस है मगर इनका पर्सन क्या होगा? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ठीक मेरे भैया। इनका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और इनका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, या तो थर्ड पर्सन का प्लूरल। ये प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है? या तो थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, या तो फिर फर्स्ट पर्सन हो और सेकंड पर्सन हो, ठीक। अच्छा, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है मेरे भैया? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप लगा दीजिए यस या ईएस, उसी को बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म। तो देखिए, डू हमारा बेस था। पहले तो क्रिया बनी होगी ना डू, पहले वर्ब आई होगी डू। ग्रामर के विद्वानों ने पहले डू बनाया होगा,
इसकी फॉर्म वार्म के बारे में उन्होंने सोचा समझा नहीं होगा। वो तो भाषा में आवश्यकता पड़ती गई, इसलिए इसको कई फॉर्मों में बना लिया गया। तो पहले तो उन्होंने वर्ब बनाई होगी, क्या बनाई होगी? डू। फिर आवश्यकता पड़ी तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म में क्या बना दिया? डू। सेकंड फॉर्म में क्या बना दिया? डिड। ये पास्ट टेंस बताएगा। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म क्या बन गया? डन। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बन गया? डूइंग फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म बन गया हमारा डज। ठीक, समझ पा रहे होंगे? मैंने बताया इसका प्रयोग कहां होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। प्रेजेंट टेंस ये भी है, प्रेजेंट टेंस ये भी है। इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। चले, तो ये हो गया डू। डू के बाद भैया अगर मैं बी की बात करूं तो देखिए हमारा जो बेस रहा होगा तो क्रिया बनी होगी बी, ठीक है। और फिर इसका फर्स्ट फॉर्म जो बना मेरे भैया वो बन गया एम और आर। सेकंड फॉर्म मेरे भैया बन गया वाज वर। थर्ड फॉर्म मेरे भैया बन गया बीन। फोर्थ फॉर्म मेरे भैया बन गया बीइंग। और फिफ्थ फॉर्म मेरे भैया बन गया इज। ठीक, तो इसका मतलब ये जितना भी प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये मेन वर्ब भी होता है। अगर मेन वर्ब ना होता तो ये 5 फॉर्म कहां से होती हैं इसकी? ठीक है, आइए बात कर लेते हैं हैव फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो देखिए मेरे भैया हैव वर्ब थी हमारी हैव, वर्ब तो हैव थी, बाद में जरूरत पड़ने के अनुसार इसके फॉर्म बनाए गए। तो फॉर्म इसका क्या बनाया गया? फर्स्ट फॉर्म बनाया गया मेरे भैया क्या? हैव। ठीक, सेकंड फॉर्म क्या बनाया गया मेरे भैया? हैड। थर्ड फॉर्म क्या बना मेरे भैया? हैड। फोर्थ फॉर्म क्या बना मेरे भैया? हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म बना मेरे भैया क्या? हैज। तो ये देख लीजिए ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरियां ही तो थी, लेकिन मेन वर्ब का भी काम करती है। ये बात मैंने आपको बताया था कि जितना भी प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो सहायक क्रिया के साथ साथ मेन वर्ब का काम भी करता है। हाँ, एक बड़ी बात जो आपको समझनी है, ध्यान रखिएगा हमेशा, जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी है, सेमी मॉडल्स को मैं मॉडल के अंदर ही मान रहा हूं अभी, है ना, तो जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी है वो प्योर सहायक क्रियाएं हैं। वो कभी भी वाक्य में मेन वर्ब का कार्य करते नहीं हैं। तो फिर उनके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई कि भैया तुम प्योर हेल्पिंग वर्ब हो तो तुम्हारे साथ मेन वर्ब का भी सदैव प्योर फॉर्म ही आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब आप लिखते हैं, देखिए अब मैं आपको एक समझाता हूं। देखिए आप कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। मैं इसको दूसरे पेज में लिखता हूं फिर आप समझा पाऊंगा बढ़िया से। देखिए बताता हूं, एक सेकेंड। देखिए आप कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। ठीक, और आप कहते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती है विल बी और शैल बी, ऐसी कहते हैं। ठीक, अब इस पे बात करनी है दरअसल आपसे। अच्छा, जैसे मैं लिखूं, मैंने लिखा ही हैज प्लेड, मैंने लिखा ही हैज प्लेड, तो ही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वर्ब की कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। तो क्या लगाया आपने? हैज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएगा? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ना, हैज। चलिए मेरे भैया ठीक है, तो मैंने हैज लगा दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा दिया। खैर यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है, मैं ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दूं, ही हैज अ बुक, ऐसे।
मुझे मेन वर्ब की तरह दिखाना है। मैंने लिखा ही हैज अ बुक। तो देखिए मैं यही तो बता रहा था आपको कि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म मेरे भैया? फिफ्थ फॉर्म। ठीक, चले मेरे भैया, तो हमने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा दिया। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाया, ठीक बात है। अच्छा, यहां पे खुद ही मेन वर्ब है ना। पिछले सेंटेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब की तरह दिखाया था, जैसे मैंने ऐसे लिखा ही हैज प्लेड, तो यहां पे ही हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी क्या मेन वर्ब। ठीक है, मगर मुझको मेन वर्ब के रूप में दिखाना था, तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमने मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी? फिफ्थ फॉर्म लगा दी। तो यानी कुल मिला के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप क्या लगाते हैं? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, यानी कि आपने हैज का प्रयोग किया। ठीक है, बढ़िया बात है। अब मैं अगर आपसे यह पूछ लूं, अब मैं अगर आपसे ये कहूं विल बी और शैल बी, देखें भैया, अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि ही विल हैज प्लेड, मैंने ऐसे लिख दिया, तो आप कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, मैंने बात मान ली आपकी, आपने याद कर लिया है कि फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। अगर हमको एक कॉन्सेप्ट छोटा सा पता हो जाए कि भैया बताओ मेरे, ये विल क्या मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी ना मेरे भैया, जब ये मॉडल ऑक्सिलरी है तो फिर बताइए ये अपने साथ, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए पहले, पीछे आके देखिए, देखिए मैंने ये कहा कि हमारा बेस फॉर्म क्या है? डू है, बी है और हैव है। या इसे भी मैं एक जगह और लिख दूं, अगर मैं लिख दूं प्ले का भी, तो प्ले, प्लेड, 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 अच्छा प्ले, अच्छा ये है ना, एक सेकेंड, प्ले है ना, प्ले, प्लेड, प्लेड, यहां प्लेइंग, और यहां हमारा प्लेज। देखिए मेरे भैया, ये सब हमारी क्या है? ये हमारी बेस फॉर्म है, इन्हीं से ये सब रूप इसके बने हैं। इसका मतलब ये तो प्योर फॉर्म है, ये क्या है मेरे भैया? ये सब प्योर फॉर्म है, पर जो इनसे बनी ये सब, ये भैया मेरे, ये प्योर फॉर्म नहीं है, इनको हम बोलते हैं दरअसल रेडीमेड फॉर्म। मेरी बात समझिएगा, जिनसे बनी हो वो तो प्योर फॉर्म, पर उनसे जो बनाई गई हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, इनको हम बोलते हैं रेडीमेड फॉर्म। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, इनको हम बोलते हैं क्या? रेडीमेड फॉर्म। समझ रहे हैं? चलिए अब मैं वहीं आता हूं जहां था। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मैंने लिखा ही विल हैज प्लेड, तो आप कहेंगे कि हैज नहीं होगा, हैव हो जाएगा। ठीक बात है, आपको याद है कि फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। लेकिन अगर एक बात, एक कॉन्सेप्ट जो ग्रामर के विद्वानों ने हमको दिया था, अगर वो हम जान लें तो बड़ा आसान हो जाए। ये याद करने की कोई जरूरत हमको है ही नहीं दरअसल। भाई आप जानते हैं कि जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी है वो प्योर सहायक क्रियाएं हैं, प्योर सहायक क्रियाएं। और मॉडल ऑक्सिलरियों अगर प्योर हैं तो उनके लिए एक व्यवस्था बनी कि वो अपने साथ सदैव प्योर फॉर्म लेंगी। प्योर फॉर्म का मतलब क्या? बेस फॉर्म। ठीक है, प्योर फॉर्म का मतलब क्या? बेस फॉर्म। तो भैया अगर हमको ये पता चल जाता कि ये मॉडल ऑक्सिलरी है और ये प्योर हेल्पिंग वर्ब है, तो अपने साथ ये फॉर्म कैसा लेगी? तो ये प्योर फॉर्म ही तो लेगी, क्या ये रेडीमेड फॉर्म ले लेगी? आप देखिए, बताइए क्या ये हैज प्योर फॉर्म है?
बिल्कुल नहीं है। प्योर फॉर्म क्या है हमारा? प्योर फॉर्म तो ये हमारा हैव है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, प्योर फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में भी अंतर है। फर्स्ट फॉर्म को आप प्योर फॉर्म नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये मेरे भैया आवश्यकता के अनुसार बनाई गई हैं। लेकिन जो सबसे पहले बना, तो पहले तो ग्रामर की विद्वानों ने शब्दों का निर्माण किया होगा, वो जरूरत पड़ने पर इनके कई रूप बनाए गए। तो पहले मेरे भैया ये सिर्फ बने रहे होंगे, प्योर फॉर्म जिनको बोलते हैं आप, बेस फॉर्म जिसको आप कहते हैं, पहले तो अस्तित्व में सिर्फ यही रहे होंगे। वो बाद में आवश्यकता पड़ी तो लोगों ने उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म बना दिए। तो एक चीज मेरी ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी है वो अपने साथ सदैव प्योर फॉर्म लेगा। प्योर फॉर्म मतलब बेस फॉर्म। कभी भी अगर मॉडल ऑक्सिलरियों के साथ आपको रेडीमेड फॉर्म दिख जाए, रेडीमेड फॉर्म का मतलब ये सब, तो फिर क्या मेरे भैया, वो सेंटेंस गलत। कभी भी जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी है अपने साथ क्या लेगा? प्योर फॉर्म लेगा, बेस फॉर्म लेगा। कभी भी रेडीमेड फॉर्म लेगा नहीं, जीवन काल में नहीं ले सकता है। तो आओ मेरे भैया, अब बताइए, विल तो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल मेन वर्ब मत समझ लीजिएगा इसको, मॉडल ऑक्सिलरी ये क्या है हमारा? मॉडल ऑक्सिलरी है। तो मॉडल ऑक्सिलरी प्योर सहायक क्रिया है, तो क्या ये अपने साथ रेडीमेड फॉर्म लेगा? कभी भी नहीं लेगा। इसका प्योर फॉर्म क्या है? इसका प्योर फॉर्म क्या है? हैव। इसलिए विल के साथ हैव, हैज नहीं। तो रटने की जरूरत थी ही नहीं हमको कि सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव। हमको बड़ा सीधा सा पता था, होना चाहिए था कि भैया मॉडल ऑक्सिलरी है, अपने साथ बेस फॉर्म लेगी, प्योर फॉर्म लेगी, रेडीमेड फॉर्म लेगी कभी है ही नहीं। ठीक, अब देखिए, जब आप कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है विल बी और शैल बी, तो मैंने लिखा ही विल इज प्लेइंग, तो आप कहेंगे गलत है। आप कहेंगे कि यहां पे होना चाहिए था क्या? बी। सही बात है, होना चाहिए था बी। आपने याद किया है कि सहायक क्रिया विल बी और शैल बी। अरे मेरे भैया, आप बताओ विल क्या? विल क्या हमारा? मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, अगर मॉडल ऑक्सिलरी है मेरे भैया, तो क्या ये अपने साथ रेडीमेड फॉर्म लेगी? बताइए, क्या रेडीमेड फॉर्म लेगी? क्या लेगी? प्योर फॉर्म लेगी। तो बताइए, बी का प्योर फॉर्म क्या है? बी है। क्या आई एम आर है? क्या ये सब है? क्या नहीं है। इसका मतलब मेरे भैया बड़ा साफ है कि अगर जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी आएगा वो कभी भी अपने साथ रेडीमेड फॉर्म लेगा ही नहीं। इज तो भैया बी का रेडीमेड फॉर्म है। ठीक है, तो प्योर फॉर्म क्या है? बी, तो इसने लिया विल बी। तब आप लिखते हैं ही विल बी प्लेइंग। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? मेरा सीधा सा, अच्छा सिर्फ विल ही नहीं, कोई भी, ही, शुड के साथ हैज नहीं, क्या मेरे भैया? हैव। अरे भाई मॉडल ऑक्सिलरी है, प्योर फॉर्म लेगा, बेस फॉर्म लेगा। बेस फॉर्म हैव होता है, हैज नहीं होता है। और मैंने आपको बताया बेस फॉर्म, ध्यान रखिएगा, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में भी अंतर है। देख लीजिए, बी का बेस फॉर्म बी है, मगर फर्स्ट फॉर्म क्या है? एम आर है। तो ये मत समझने लग जाइएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। कभी आपने विल आई एम सुना है क्या? या विल आर सुना है? या शैल एम या शैल आर सुना है? शैल बी या विल बी सुना होगा, क्योंकि विल शैल मॉडल ऑक्सिलरी हैं, प्योर सहायक क्रियाएं हैं। तो इनके लिए व्यवस्था है भाषा में, ग्रामर के विद्वानों ने एक व्यवस्था बनाई इनके लिए कि ये अगर प्योर सहायक क्रियाएं हैं तो इनको प्योर रूप ही दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसीलिए जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी आएगा उनके साथ सदैव प्योर फॉर्म आता है, बेस फॉर्म आता है। कभी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म नहीं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म ये आवश्यकता अनुसार बनाए गए हैं।
पर पहले तो बेस रहा होगा कोई। समझ पा रहे हैं? तो मुझे आशा है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। तो अब यहां पे इज नहीं मेरे भैया, क्या बी। मॉडल आज जल्दी है तो बी ही आएगा। शुड है तो हैज थोड़े नहीं मेरे भैया, क्या हैव। अगर लिखूंगा शुड के बाद तो फिर क्या बी, इज नहीं। समझ रहे हैं? तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था अभी तक कि जितना भी मॉडल आज जल्दी है मेरे भैया वो प्योर सहायक क्रियाएं हैं, और प्योर सहायक क्रियाएं होने के नाते ये अपने साथ सदैव प्योर फॉर्म लेंगी। प्योर फॉर्म का मतलब बेस फॉर्म। ठीक है? तो अच्छा, कुछ बातें और बता दूं मैं, अब आप कर दिए हैं। He is playing क्रिकेट। ठीक। और दूसरा मैं लिख दूं ही इज अ बॉय। तो देखिए मेरे भैया यहां पे ही हमारा क्या, ही हमारा सब्जेक्ट। ठीक। इज हमारी वर्ब है ना, लेकिन इसके बाद एक मेन वर्ब ऑलरेडी आई हुई है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या मेरे भैया, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी क्या, मेन वर्ब। ठीक है? लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आप देखिए ही हमारा क्या, सब्जेक्ट, इज हमारी वर्ब, इज हमारी वर्ब। बताइए क्या इसके बाद कोई मेन वर्ब आई है क्या? इसके बाद कोई मेन वर्ब आई नहीं है। इसका मतलब मेरे भैया यही क्या, हमारी मेन वर्ब। तो कुल मिला के हमको इतना ध्यान रखना है कि जितनी भी प्राइमरी आग जल्दी वर्ब हैं, अगर ये वाक्य में अकेले आ जाएं तो समझ लीजिएगा ये खुद ही मेन वर्ब हैं। लेकिन अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब आए तो फिर ये क्या होंगी, तब ये हेल्पिंग वर्ब होंगी। और मॉडल आग जल्दियां प्योर सहायक क्रियाएं हैं, अपने साथ हमेशा प्योर फॉर्म ही लेंगी। ये ध्यान रखना है हमें, बाकी तो कॉन्सेप्ट आप समझ पाए ही होंगे। आइए कुछ बात आपसे और कर लेते हैं, है ना। चलो मेरे भैया आगे आपसे मैं बात कर लेता हूं। यहीं पे इसी से रिलेटेड एक चीज है जिसको आप कहते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, देखिए क्या है ये टाइम एंड टेंस। देखिए जब हमें किसी कार्य का समय बताना हो, ठीक है, साथ ही साथ वह कार्य किस अवस्था में है इस बात का भी बोध कराना हो, तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम ये कार्य करते हैं वही प्रक्रिया कहलाती है टाइम एंड टेंस। टाइम का मतलब हमारा किसी भी कार्य का समय, कोई भी कार्य होगा तो किसी भी कार्य का समय मेरे भैया या तो पास्ट हो सकता है, या तो प्रेजेंट हो सकता है, और या तो मेरे भैया क्या हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। और ये जो टेंस है ये दरअसल बताता है कि ये जो कार्य है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में उस कार्य की अवस्था क्या है ना। वो कार्य चल रहा है, वो कार्य समाप्त हो चुका है, या कुछ और। ठीक है, यानी कि ये वर्ब फॉर्म है ना, वर्ब का फॉर्म है। ठीक, यानी कि टाइम बताता है किसी कार्य का समय, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, और टेंस बताता है किसी भी कार्य की अवस्था। ठीक मेरे भैया, तो एक चीज समझ लीजिए भैया, किसी कार्य का समय प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। ठीक, इसी तरह किसी भी कार्य की जो अवस्था है वो क्या क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। देखो मेरे भैया, किसी भी कार्य की अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं होती हैं मेरे भैया। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हमारा क्या मेरे भैया, इंडिफिनिट। तो किसी कार्य का समय कितना मेरे भैया, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर। लेकिन किसी भी कार्य की अवस्थाएं ये 4,
या तो कॉन्टिन्यूअस, वो कार्य लगातार चल रहा होगा। परफेक्ट, या तो वो कार्य पूर्ण हो चुका होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कार्य पूरा भी हो चुका होगा, जारी भी होगा। ठीक। और इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मतलब जिसकी अवस्था निश्चित ना हो। ठीक। तो मेरे भैया पहली चीज तो ये ध्यान रखना है आपको कि इनको आप हिंदी से बिल्कुल मत जोड़िएगा। हिंदी का रहा रही रहे, चुका चुकी चुके, यहां पे उससे का कोई काम है नहीं। हिंदी एक अलग भाषा है, अंग्रेजी एक अलग भाषा है। दोनों भाषाओं की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं मेरे भैया। इसलिए कभी भी हिंदी को अंग्रेजी से ना जोड़ें कि आप अनुवाद करने लग जाएं हिंदी में, वह खा रहा था, गा रहा था, ये सब, और उसको अंग्रेजी से जोड़ दें। तो मेरे भैया कभी भी हिंदी एक अलग भाषा है, अंग्रेजी एक अलग भाषा है, दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। हिंदी के विद्वानों ने व्यवस्था ये बनाई कि अगर कोई काम लगातार जारी रहेगा तो उसके लिए हम रहा रही रहे की व्यवस्था बनाई उन्होंने। कोई कार्य समाप्त हो जाएगा तो हम चुका चुकी चुके की व्यवस्था बनाई उन्होंने। लेकिन अंग्रेजी को इससे क्या लेना देना, इंग्लिश से क्या मतलब है इसको? इंग्लिश तो एक अलग भाषा है ना। इसलिए कभी भी ये अनुवाद के चक्कर में मत पड़िए, ये ठीक तरीका है नहीं। दरअसल अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह पढ़ना है, हिंदी की तरह पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा दरअसल। तो भैया मेरे, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा रही रहे नहीं, वो हिंदी की व्यवस्था है मेरे भैया। इंग्लिश की व्यवस्था, जो अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे उन्होंने व्यवस्था ये बनाई कि कोई कार्य अगर लगातार जारी रहेगा तो उसके लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई कि अगर कभी बी या बी की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब का आईएनजी आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि वो कार्य लगातार जारी है, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में। ठीक। यानी कि जब आपको बी या बी की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब का आईएनजी दिख जाए तो समझ जाइए कार्य जारी है। जैसे मेरे भैया अगर मैं लिख दूं ही इज प्लेइंग, ठीक मेरे भैया। अब पहली बात तो ये देख लीजिए आप, क्या जो ये इज है, क्या ये बी का फॉर्म नहीं है? आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, क्या जो ये इज है, क्या ये बी का फॉर्म नहीं है? बी का फॉर्म है ना ये। ठीक। और एक चीज, किस टेंस में इसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट टेंस में। ये बात मैंने आपको समझाई है। यानी इज जो है बी का ही फॉर्म है और इसका प्रयोग कहां होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। ये व्यवस्था बनाई गई ग्रामर के विद्वानों के द्वारा। ठीक। कि भाई ये हमारा प्रेजेंट होगा, ये हमारा पास्ट होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और ये प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होंगे। इसका मतलब भैया मेरे जो इज है ये बी का ही तो फॉर्म है और बी का फॉर्म है और किस टेंस के लिए प्रयोग होता है? प्रेजेंट टेंस के लिए। इसका मतलब मेरे भैया ये इज से हम एक बात जान गए कि ये जो बात लिखी है ये किस टेंस में लिखी है? प्रेजेंट में लिखी है, क्योंकि इज का प्रयोग किस टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। अब समय हम ये जान गए, इसका टेंस जान गए हम प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में इसकी अवस्था क्या है इस कार्य की? ठीक। तो अवस्था क्या है वो देख लेते हैं। बताइए ये इज क्या है? बी का ही तो फॉर्म है। और देखिए जब बी या बी की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब का आईएनजी आएगा तो अवस्था क्या बताएगा मेरे भैया? कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब इसे टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। समझ पा रहे हैं मेरी बात? रहा रही रहे नहीं, यह व्यवस्था आप जान लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया में कोई भी सेंटेंस लिखा होगा उसका आप तुरंत टेंस पहचान लेंगे। आंख बंद करके आप तुरंत टेंस देखते ही आप जान जाएंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। ठीक। हाँ, लेकिन उसके लिए हमको अंग्रेजी की व्यवस्था जाननी पड़ेगी। हिंदी का रहा रही रहे नहीं, चुका चुकी चुके नहीं, ये व्यवस्था ठीक है नहीं दरअसल। और इस व्यवस्था को मुझे लगता है हमको आगे किसी को बताना भी नहीं चाहिए। ये व्यवस्था हमको अंग्रेजी से दूर ले जाती है, कंपटीशन से हमको दूर ले जाती है। चले बहरहाल, तो इज किस टेंस के लिए प्रयोग होता है? प्रेजेंट टेंस के लिए। तो हम टेंस समझ गए इसका प्रेजेंट।
अब इस कार की अवस्था क्या थी? तो इज मेरे भैया क्या था? बी का ही रेडीमेड फॉर्म था। और बी के साथ जब मेन वर्ब की आईएनजी आएगी तो बताइए अवस्था क्या दिखाएगी? कंटीन्यूअस। तो इसका टेंस हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक, अब जैसे मैंने लिखा ही वाज प्लेइंग, मैं लिखा ही वाज प्लेइंग। चलिए बताइए ये वाज किस टेंस के लिए प्रयोग होता है? आइए देख लेते हैं मेरे भैया। तो देखिए वाज का प्रयोग होता है किस टेंस के लिए? वाज वर्ब का पास्ट टेंस के लिए। इसका मतलब बड़ा साफ हो गया मेरे भैया कि ये बता रहा है वाज कि ये जो बात लिखी है किस टेंस में लिखी है? पास्ट टेंस में लिखी है। ठीक, अब बची इसकी अवस्था कि भाई कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है या इंडेफिनिट है। तो देखो मेरे भैया ये वाज क्या है, देख लेते हैं मेरे भैया वाज क्या है। बताइए क्या ये वाज बी का ही फॉर्म नहीं है? बी का फॉर्म है, बी का रेडीमेड फॉर्म है। ठीक, इसका मतलब जब बी या बी की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब की आईएनजी आएगी तो बताओ मेरे भैया अवस्था क्या दिखाएगी? कंटीन्यूअस। तो इसका मतलब इसका टेंस क्या हो गया? पास्ट कंटीन्यूअस। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। आइए और देख लेते हैं। देखो मेरे भैया अब फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी भाषा के जो विद्वान थे उन्होंने फ्यूचर के लिए दो मॉडल ऑक्सिलरियों की सहायता ली। उन्होंने विल और शैल, इनको एक काम सौंपा कि भाई तुम टेंस बताओगे फ्यूचर। टेंस क्या बताओगे? फ्यूचर बताओगे। ठीक, इसका मतलब विल शैल लगा होगा तो हम जान जाएंगे टेंस क्या होगा? फ्यूचर होगा। यह व्यवस्था बनाई गई है। देखिए अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे विकसित करती है। जरूरत पड़ती गई तो देखिए पहले तो वर्ब का बेस फॉर्म ही था। पहले तो वर्ब का क्या था? पहले तो वर्ब का बेस फॉर्म था। जरूरत पड़ी तो फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाए गए। ठीक है, तो इसी तरह आवश्यकता पड़ती गई और चीजें बनती गई। अब फ्यूचर टेंस को बताना हुआ तो ग्रामर के विद्वानों ने यह काम किसको सौंपा? विल और शैल को। यानी कि विल शैल आएंगे तो फिर टेंस क्या बताएंगे? फ्यूचर बताएंगे। ठीक, एक बात तो ये हम जान गए। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा ही विल, तो ये बात जो मैं लिखने वाला हूं मेरे भैया, इससे आप एक बात जान गए होंगे कि ये किस टेंस में बात होने वाली है। विल से हम जान गए किस में होने वाली है? फ्यूचर में। ठीक, अब इसकी अवस्था क्या होगी वो हमको देखना है। जैसे मैंने लिखा ही विल बी प्लेइंग, तो बताओ मेरे भैया ये जो विल है कौन सा टेंस बताया इसने? फ्यूचर टेंस। और सबसे बड़ी चीज मॉडल ऑक्सिलरी है, प्योर सहायक क्रियाएं होती है। तो ये अपने साथ कभी भी रेडीमेड फॉर्म ले ही नहीं सकती हैं। कभी यहां पे इज आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा। ठीक, इसका मतलब इन्होंने प्योर फॉर्म लिया। देख लीजिए मेरे भैया प्योर फॉर्म, ये देखो प्योर फॉर्म, बेस फॉर्म जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, इसका मतलब कि मॉडल ऑक्सिलरी थी, ये प्योर सहायक क्रियाएं होती हैं, अपने साथ प्योर फॉर्म ही लेंगी। ठीक, तो इसने लिया अपने साथ क्या? बी। और जब बी या बी की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब का आईएनजी आ जाए तो फिर आप जान जाइए मेरे भैया वो अवस्था क्या होगी? कंटीन्यूअस होगी। ठीक, तो ये हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस। यानी कि एक बात आप समझ लीजिए, जब कभी भी बी या बी की किसी फॉर्म के साथ आपको मेन वर्ब का आईएनजी दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि उसका टेंस, उसकी अवस्था जो होने वाली है वो कंटीन्यूअस होने वाली है। ठीक, समझ पा रहे हैं? ये व्यवस्था है अंग्रेजी भाषा की। रहा रही रहे से कोई इसको लेना देना नहीं है। ये व्यवस्था ध्यान रखिए, कभी आपको टेंस पहचानने में दिक्कत होगी नहीं, कभी आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बस ये बेस जो अंग्रेजी भाषा की व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमको जानना है।
हम इस रहा रही के चक्कर में फंसेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा मेरे भैया। चलें आइए परफेक्ट के लिए बात जान लेते हैं क्या व्यवस्था बनाई गई। देखो मेरे भैया, जैसे आप हिंदी भाषा में व्यवस्था है चुका चुकी चुके लगाते हैं आप काम समाप्त होने के लिए, तो अंग्रेजी की विद्वानों ने एक व्यवस्था यह बनाई कि अगर कभी भी हैव या हैव की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो वो अवस्था क्या दिखाएगा मेरे भैया? परफेक्ट दिखाएगा। ठीक, यानी कि जब हैव या हैव की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो समझ जाइएगा अवस्था क्या होगी? परफेक्ट होगी। जैसे मैंने लिखा ही हैज प्लेड, तो चलो मेरे भैया हैज से हम क्या जान गए? हैज का प्रयोग किस टेंस के लिए होता है आइए देख लेते हैं। तो देखो मेरे भैया, ये है हमारा हैज, इसका प्रयोग किस टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब साफ हो गया कि ये जो बात लिखी है इसका टेंस क्या है मेरे भैया? इसका टेंस मेरे भैया प्रेजेंट है। ठीक, अब बची बात ये इसकी अवस्था क्या है, तो बताइए मेरे भैया, क्या इसमें बी के साथ आईएनजी है? नहीं है, इसका मतलब ये कंटीन्यूअस नहीं है। ठीक, अब बताइए हैज क्या है? हैव का ही तो फॉर्म है, और जब हैव या हैव की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो अवस्था क्या होगी मेरे भैया? परफेक्ट। अवस्था क्या होगी मेरी? तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। समझ पा रहे हैं? और एक सेंटेंस लिखता हूं, है ना। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया ही हैड प्लेड। अब बताओ मेरे भैया, हैड से हम क्या जान गए? हैड से हम एक बात ये जान गए, बताइए हैड का प्रयोग किस टेंस के लिए होता है? ये देख लीजिए। तो इसका मतलब कि ये बात किस टेंस में लिखी है? पास्ट टेंस में लिखी है। समझ पा रहे हैं? चलो, इसका मतलब ये बात किस में लिखी है मेरे भैया? पास्ट में। अब बताइए, जब हैव या हैव की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो बताइए अवस्था क्या बताएगा? हैड क्या है? हैव का ही तो रेडीमेड फॉर्म है। समझ पा रहे हैं? जो पास्ट टेंस बताता है। इसका मतलब हैव के किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो अवस्था क्या हो गई मेरे भैया? परफेक्ट, है ना। समझ पा रहे हैं? चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, मैंने लिखा ही विल, तो विल से मेरे भैया एक बात हम जान गए, विल किस टेंस के लिए प्रयोग होता है? फ्यूचर टेंस के लिए। इसका मतलब इसका टेंस क्या होने वाला है? इसका टेंस होने वाला है फ्यूचर। ठीक, अब ये विल मॉडल आज चल रही है, अपने साथ रेडीमेड फॉर्म लेगी नहीं। क्या लेगी? प्योर फॉर्म लेगी। तो मैंने लिखा ही विल हैव प्लेड। समय जान गए हम फ्यूचर, अवस्था बची है हमारी। तो बताइए, बी के साथ आईएनजी है नहीं इसमें, मगर हैव के साथ V3 तो है। हैव के साथ V3 ने अवस्था बता दी क्या मेरे भैया? परफेक्ट बता दी। इसका टेंस क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को भैया मेरे? ये व्यवस्था लागू होती है अंग्रेजी भाषा में, चुका चुकी चुके नहीं, रहा रही रहे नहीं। ठीक मेरे भैया? आओ मेरे भैया आगे बढ़ जाते हैं। इतनी छोटी सी व्यवस्था आप ध्यान रख लीजिए, कभी टेंस पहचानने में प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं, तुरंत आप पहचान जाएंगे। चलिए, अब हमारा बचा है परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट का मतलब क्या? परफेक्ट का मतलब हैव के साथ V3। कंटीन्यूअस का मतलब क्या? बी के साथ ING। यानी कि मेरे भैया, अगर किसी वाक्य में आपको हैव या हैव की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए और साथ ही साथ बी या बी की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब का क्या दिख जाए? ING दिख जाए, तो समझ लीजिए वो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। वो क्या हो जाएगा मेरे भैया? परफेक्ट कंटीन्यूअस। आइए इसको मैं अलग से लिखता हूं, परफेक्ट कंटीन्यूअस।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक मेरे भैया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि मेरे भैया क्या, हैव के साथ V3 भी हो और बी के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी हो, है ना। देखिए कॉन्टिन्यूअस में क्या, हैव के साथ V3 भी हो और बी के साथ आईएनजी भी हो, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट का मतलब हैव के साथ V3, कॉन्टिन्यूअस का मतलब बी के साथ आईएनजी, यानी कि ऐसा कोई सेंटेंस जहां हैव के साथ V3 भी हो, बी के साथ आईएनजी भी हो, तो हम जान जाएंगे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो आओ मेरे भैया देखते हैं थोड़ा सा। चलिए अगर मैं लिख दूं ही हैज बीन प्लेइंग, आगे कुछ और है ना जो भी। अब मेरे भैया बताओ हैज से हम क्या जान गए, हैज से हम एक बात यह जान गए मेरे भैया कि ये टेंस कौन सा होने वाला है, टेंस होने वाला है प्रेजेंट। हैज का प्रयोग तो प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। ठीक, अब हमको देखना है इसकी अवस्था। ठीक है, तो बताइए हैज क्या है, हैव का ही तो फॉर्म है ना। और ये बीन क्या है, बीन मेरे भैया देखो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, बीन क्या है। बीन जो है बी का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, नहीं है, देख लीजिए थर्ड फॉर्म है। तो मैं भैया यही तो कह रहा हूं आपसे कि देखिए हैज किस टेंस के लिए प्रयोग होता है, प्रेजेंट टेंस के लिए। तो हम टेंस जान गए प्रेजेंट। हैज क्या है, हैव का ही रेडीमेड फॉर्म है। और ये बीन क्या है, बी का थर्ड फॉर्म, है ना। यानी कि हैव या हैव के किसी फॉर्म के साथ जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो मेरे भैया बता दो उसकी अवस्था क्या, परफेक्ट, परफेक्ट ना। चलो तो यहां से हमको पता लग गया क्या है, ये परफेक्ट है। अब बताओ मेरे भैया ये बीन क्या बी का फॉर्म नहीं है, 100% है, बी का तो फॉर्म है। और मैंने आपको बताया जब बी या बी की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब की आईएनजी आ जाएगी तो कंटिन्यूटी दिखाएगी, कंटिन्यूअस बताएगी। इसका मतलब बी के साथ ये मेन वर्ब की आईएनजी भी आई हुई है। इसका मतलब ये क्या है मेरे भैया, कंटिन्यूअस है। यानी कि हैज के साथ, हैव के फॉर्म के साथ V3 आया, इसने बताया परफेक्ट, और बी के साथ आईएनजी आई, इसने क्या बताई, कंटिन्यूअस। तो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हैज का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ रहे हैं मेरे भैया। चलो मेरे भैया अगला देख लेते हैं। चलो मैंने लिखा ही हैड बीन प्लेइंग, आगे जो भी है ना। चलो मेरे भैया हैड, हैड से हम क्या जान गए भैया, हैड से हम एक बात ये जान गए, हम हैड से जान गए कि ये बात किस में लिखी है, पास्ट टेंस में लिखी है। ठीक, किस में लिखी है मेरे भैया, पास्ट टेंस में लिखी है। इसका मतलब इसका टेंस क्या हो गया, पास्ट। अब बची है अवस्था। तो बताइए क्या ये हैड हैव का फॉर्म नहीं है, है। ठीक है, हैड हैव का ही फॉर्म है। और ये बीन क्या है, ये बी का थर्ड फॉर्म है। देखिए देखिए बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब मेरे भैया हैव की किसी फॉर्म के साथ जब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो बताओ मेरे भैया वो अवस्था क्या दिखा देगा, परफेक्ट। ठीक है, और ये बीन क्या है, बी का फॉर्म है ना। तो भैया मेरे बी या बी की किसी फॉर्म के साथ जब मेन वर्ब का आईएनजी आएगा अवस्था क्या दिखा देगा मेरे प्यारे भैया, कंटिन्यूअस दिखा देगा। तो हो गया प्रेजेंट, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये हैड समय, हैड टेंस किस टेंस में प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में। तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ पा रहे हैं मेरे भैया। चलिए और देख लेते हैं। चलिए मैंने लिखा ही
विल। विल से एक बात हम जान गए कि ये किस टेंस में बात लिखी जाएगी, फ्यूचर में। इसका मतलब इसका टेंस क्या हो गया मेरे भैया, फ्यूचर हो गया। ठीक, अब अवस्था क्या होने वाली है आगे देख के लिखते हैं। मैं लिखा ही विल हैव बीन प्लेइंग। अब भैया बताओ, विल से पता लगा टेंस फ्यूचर। ठीक, अब बताइए, विल एक मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरियां अपने साथ कभी भी रेडीमेड फॉर्म लेती नहीं है, तो इसने अपने साथ लिया प्योर फॉर्म। और जब हैव के साथ ये बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। बताओ मेरे भैया अवस्था क्या दिखाई इसने, अवस्था दिखाई इसने परफेक्ट। और बीन क्या है, बी का ही फॉर्म है। जब बी या बी की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब की आईएनजी आएगी तो बताओ मेरे भैया अवस्था क्या दिखाएगी, कंटिन्यूअस दिखाएगी। यानी कि विल ने बताया फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर हैव के साथ V3 तो परफेक्ट, और बी के साथ आईएनजी तो कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ पा रहे हैं मेरे भैया? तो ये व्यवस्था है अंग्रेजी भाषा की। आइए थोड़ा सा पीछे पहुंचते हैं। यानी कि किसी कार्य का समय 3, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, अवस्थाएं 4, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट। परफेक्ट कंटिन्यूअस की व्यवस्था बी के साथ क्या आनी चाहिए, मेन वर्ब की आईएनजी। परफेक्ट के लिए क्या आनी चाहिए, हैव के साथ V3। परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव के साथ V3 भी हो और बी के साथ आईएनजी भी हो। यानी कि कंटिन्यूअस होगा तो बी के साथ आईएनजी मेन वर्ब की, परफेक्ट होगा तो हैव के साथ V3, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो हैव के साथ V3 भी हो और बी के साथ आईएनजी भी हो। अब बचा क्या मेरे भैया, अब बचा इंडेफिनिट हमारा। तो एक चीज मान लीजिए, इंडेफिनिट का क्या है, इंडेफिनिट को सिंपल ही बोलते हैं। इंडेफिनिट को मेरे भैया, इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं। इंडेफिनिट को इसको मैं साफ कर देता हूं ना। चलिए, एक सेकेंड। क्या प्रॉब्लम आ गई भैया? चलिए, साफ हो रहा है ना। चलिए आइए देखिए, इंडेफिनिट की बात अगर मैं आपसे करूं तो देखो मेरे भैया, अगर कोई चीज कंटिन्यूअस ना हो, परफेक्ट ना हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस ना हो, तो फिर बची क्या, बची हमारी सिर्फ क्या, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट बची। इंडेफिनिट दरअसल क्या है, इसको सिंपल भी बोलते हैं आप, सिंपल। यानी कि आप समझ लीजिए, अगर कंटिन्यूअस ना हो, परफेक्ट ना हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी ना हो, तो फिर बचा क्या, इंडेफिनिट। अब जैसे मैंने लिखा ही हैज अ बुक, ऐसे मैंने लिख दिया। अब मुझे बताना ये किस टेंस में लिखा है। तो चलो मेरे भैया आप बताओ, हैज से हैज किस टेंस के लिए प्रयोग होता है, हैज प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस के लिए। तो हम एक बात तो जान गए कि इसका टेंस प्रेजेंट है। बची अवस्था, तो अवस्था के बारे में जानते हैं। बताइए क्या बी के साथ आईएनजी है कहीं, बिल्कुल नहीं है। हैव या हैव की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव का फॉर्म तो है मगर थर्ड फॉर्म नहीं आई है। ठीक है, इसका मतलब ये परफेक्ट भी नहीं है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो फिर बचा क्या मेरे भैया, बचा तो वही प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा, अब ये हैज जो है यहां ये खुद ही मेन वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है। और मैंने आपको बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरियां अगर वाक्य में अकेले आ जाएं तो खुद ही मेन वर्ब होती हैं।
तो यहां पे खुद ही क्या है, मेन वर्ब है। देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। हैज क्या होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही तो होता है। आइए दिखाता हूं आपको, देखिए ये है हैज, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक मेरे भैया, समझ पाए होंगे मेरी बात को। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आइए और देख लेते हैं, इंडेफिनिट का ही है ना। देखिए मैंने लिखा ही हैड अ बुक, ये लिखा मैंने। तो एक चीज आप जान गए, हैड बताओ मेरे भैया किस टेंस में प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में। इसका मतलब हम इसका टेंस तो जान गए पास्ट, अब बची है अवस्था से। तो बताइए क्या बी के साथ आईएनजी है, नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। हैव या हैव की किसी फॉर्म के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या, हैव का फॉर्म तो हमारा थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब परफेक्ट भी नहीं है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो फिर मेरे भैया बताओ ये बचा क्या, बचा इंडेफिनिट, है ना, समझ रहे हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। और यहां पे ये जो हैड है ये खुद ही मेन वर्ब है। मैंने आपको बताया था मॉडल आग, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी जब वाक्य में अकेले आ जाएं तो खुद ही क्या होंगी, मेन वर्ब होंगी। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये देखिए, ये देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले आती ही नहीं है, थर्ड फॉर्म कभी अकेले आएगी ही नहीं। थर्ड फॉर्म को क्या चाहिए, हैव या हैव का कोई फॉर्म। जैसे अगर मैं लिख दूं ही हैज हैड हिज लंच, तो चलो मेरे भैया अब बताओ हैज किस टेंस में प्रयोग होता है, आप बताओ मेरे भैया, प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब ये टेंस इसका क्या है, प्रेजेंट है। अवस्था बची है हमारी अभी, बताओ क्या बी के साथ आईएनजी है क्या मेरे भैया, नहीं है। हैव या हैव के किसी फॉर्म के साथ क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है। ये हैज क्या है, हैव का ही फॉर्म है, ठीक है। और ये हैड क्या है, हैड दरअसल देख लो मेरे भैया ये थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमेशा हैव या हैव के किसी फॉर्म के साथ ही आएगी। इसका मतलब क्या है मेरे भैया, इसका मतलब कि हैव का ये फॉर्म है, हैव के साथ ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो बताइए हैज किस टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए। और हैव या हैव की किसी फॉर्म के साथ जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अवस्था क्या मेरे भैया, अवस्था परफेक्ट, अवस्था क्या, परफेक्ट, यानी इसका टेंस क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक मेरे भैया, आइए और देख लेते हैं। देखिए अगर मैं लिख दूं ही हैड अ बुक, ऐसे कुछ करके। चलो मेरे भैया हैड से हम एक बात जान गए, हैड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, इसका मतलब इसका टेंस क्या है मेरे भैया, पास्ट है। बची है अवस्था, तो क्या बी के साथ आईएनजी दिख रहा है आपको, कहीं है ही नहीं है। हाँ हैव या हैव की किसी फॉर्म के साथ क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड क्या है, हैव का ही तो फॉर्म है। और ये हैड क्या है, हैड देखो मेरे भैया क्या है, ये हैड मेन वर्ब का क्या, थर्ड फॉर्म। और मैं यही तो बता रहा हूं आपको कि हैव या हैव की किसी फॉर्म के साथ जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो बताओ मेरे भैया अवस्था क्या बताएगी, परफेक्ट। तो हो गया पास्ट परफेक्ट। दुनिया का कोई वाक्य लिखा हो आप पहचान लेंगे उसका टेंस, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि बी के साथ आईएनजी होगी तो कॉन्टिन्यूअस, हैव के साथ V3 होगी तो परफेक्ट, हैव के साथ V3 बी के साथ आईएनजी भी हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और बाकी जो बचा हो तो फिर वो क्या, इंडेफिनिट। आओ भैया मेरे और देखते हैं। मैंने लिखा ही वाज अ डॉक्टर,
इसका टेंस हमें पहचानना हो, मान लीजिए। चलिए बताइए वाज का प्रयोग किस टेंस में मेरे भैया? देख लो मेरे भैया, वाज का प्रयोग कहां? ये है वाज वर्ब। किस टेंस में? पास्ट टेंस में। ठीक, मतलब इसका टेंस क्या हो गया? पास्ट। अब बचा है अवस्था जानने की। तो बताओ मेरे भैया, क्या बी के साथ आईएनजी है? बी का फॉर्म तो है मगर आईएनजी नहीं है। इसका मतलब कंटीन्यूअस नहीं है। हैव का कोई फॉर्म दिख ही नहीं रहा है हमको। ठीक, तो और हैव के साथ V3, बी के साथ आईएनजी भी नहीं है। ठीक, वाज का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। ठीक, और बी का फॉर्म है ये, बी के साथ आईएनजी है नहीं, हैव के साथ V3 है नहीं, हैव के साथ V3, बी के साथ आईएनजी भी नहीं है। तो बचा क्या? बचा तो इंडेफिनिट ही ना। ठीक, और ये जो वाज है यहां पे, ये खुद ही यहां पे मेन वर्ब है। मतलब प्राइमरी आग जल्दी है। मैंने बताया था प्राइमरी आग जल्दी अकेले आ जाए तो खुद ही मेन वर्ब होंगी। ठीक है मेरे भैया, तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस दुनिया का लिखा होगा, आप उसका टेंस पहचान लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अंग्रेजी भाषा का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दरअसल। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप ये तातीते रहा रही से बच गए। और दरअसल हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो हमको तातीते काम भी नहीं आने वाला। अंग्रेजी भाषा की परीक्षा होगी तो अंग्रेजी भाषा के नियम कानून लगेंगे भैया। ये हिंदी भाषा की व्यवस्था क्यों लगाएंगे हम, है ना? तो ठीक है, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आगे आप भी किसी को तातीते रहा रही रहे ना बताएं, आप उसको ये बताएं, ये व्यवस्था बताएं, और यही व्यवस्था अंग्रेजी भाषा की है। ठीक है, और मेरे भैया इसमें तो मैं आपसे बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूं, बहुत लंबी चर्चा। दरअसल ये तो एक कह सकते हैं एक शुरुआत है, इसमें बहुत कुछ है, इतना कुछ कि शायद अगर पूरा कॉन्सेप्ट आप जान लें तो ग्रामेटिकली कोई इधर हमसे ऐसा ना हो कि ना हो पाए, सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी आगे मैं आपसे बात कर पाऊँ इन चीज़ों पे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।